हेलो गाइस। तो आइए हम लोग क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है तो ये जो है सो आजकल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली आई है उसके हिसाब से एनसीईआरटी को ऑल इंडिया में अप्लाई कर दिया गया है। तो पहले स्टेट की अपनी अपनी बुकें चलती थी, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है, एक ही बुक ऑल इंडिया में चलेगा। तो उससे जो है सो इक्वालिटी प्रमोट करने की जो बातें थी वो हो तो रही हैं। तो इसमें मैंने इंग्लिश वाला तो कुछ कवर किया है। इस वाले लेक्चर में हम हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो कि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, और जो क्लास 8 के हिस्ट्री है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के, उसके लिए जो है सो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपको कैसे कब और कहाँ। तो यहाँ पे जो ये दो चित्र दिया गया है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो हिस्ट्री में तीन चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये है कि लोकेशन, मतलब कि कोई घटना हुई है तो कहाँ पे हुई है। पहला चीज़ यही है कि कहाँ, वो चीज़ कहाँ हुई है। दूसरा स्टेटमेंट ये आता है कि कब हुई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें याद रखना है, लेकिन हम लोग जब हिस्ट्री टीचर पढ़ाता है तो इसी पे फोकस करता है कि कब हुआ और कहाँ हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आपको लिखना है तो उसके लिए जो है यहाँ पे कैसे ज़्यादा जरूरी है, उसके पीछे का लॉजिक, कोई भी घटना हो रही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये क्लियर करना आपको जरूरी है। अदरवाइज आप जो है एक अधूरा सच को जान पाए। तो यहाँ पे हम आपसे बातें कर रहे थे कि जो आपका हिस्ट्री है उसमें लॉजिक बहुत काम करता है, लेकिन लोग हिस्ट्री को इलॉजिकल तरीके से पढ़ाते हैं, बताते हैं, इसलिए बच्चों को परेशानी होती है। तो हम लोग यहाँ पे लॉजिकल बात करेंगे, एकदम करंट लॉजिकल बातें होगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मान लीजिए 100 साल की हिस्ट्री है, तो 100 साल की हिस्ट्री में लॉजिकल बातें 100 साल की तो होगी नहीं ना। कोई भी घटना है तो उसका लॉजिक होगा, तो वो घटना उस टाइम पे कहाँ पे हुआ और उसका लॉजिक क्या था। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो चित्र है उसमें से पहला चित्र की बात करते हैं। तो चूंकि जब हमारा देश से गुलाम हुआ था तो उस टाइम पे लिखने पढ़ने का जो जिम्मेदारी था वो ब्राह्मण लोगों के पास में था। तो ब्राह्मण कम्युनिटी जो है, जो यहाँ पे एक चित्र में ये दर्शाया गया है कि हिंदुस्तान बताया गया है, और ब्राह्मण कम्युनिटी अपना शास्त्र को जो है सो यहाँ पे ब्रिटानिया को या महारानी विक्टोरिया को देते हुए दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये चित्र जो है सो 1782 में बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो चित्रकार है, और आप देखिए इसके पीछे का लॉजिक ऐसे थोड़े बन गया होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक काम कर रहा है। तो ये रूल कर रही है इनके ऊपर और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने किताबों को वो दे रहे हैं, ठीक है। तो भारत पर अंग्रेजों के जो विजय था, और साथ में जो है सो उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव जो है सो पूरा कब्जा करता है। बंगाल को कब्जा करने के बाद जो है सो उसके बाद में फिर जो है सो उसने अवध पे और दिल्ली पे और एक कब्जा हो जाता है। जो कि 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर है उसमें ये लोग हार जाते हैं। तो उसके बाद की बात है कि भारत के लोग जो है सो अब यहाँ पे कहा गया है कि स्वेच्छा पूर्वक जो है सो यहाँ पे इस चित्र में बताया जा रहा है कि हम अपने जो है सो ग्रंथ को आपको दे रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए तो हम अपने सत्ता को आपको सौंप रहे हैं, ऐसा, या सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना की आग्रह कर रहे हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना। ये क्या दर्शाता है कि क्या भारत के लोग आपस मतलब इस चीज का हमला या इस चीज का मतलब कि वो कर सकते थे, रोक सकते थे इसको? तो नहीं रोक सकते थे, क्योंकि अंधकार युग हम मानते हैं इसको। इसलिए अंधकार युग मांगते हैं क्योंकि आप धर्म में जाति में बढ़ गए हो, तो बाहर जाहिर सी बात है कि बाहर का जो व्यक्ति आएगा वो आपसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाला होगा, ज़्यादा रैशनल थॉट वाला होगा, तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको हरा देगा और आप जाति और धर्म में बटे रह जाओगे। तो इसलिए जो है सो यहाँ पे ये इरेशनल टाइप की थॉट यहाँ पे दर्शा रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि जो लिप्टन टी है, तो भारत देश में पहले क्या होता था कि चायों की खेती नहीं होती थी। अंग्रेज ने बाहर से चाय लेके आए और पहले फ्री में चायों को पिलाया गया लोगों को, इससे लोगों को आदत पड़ी, और जब लोगों को आदत पड़ गई तो फिर उससे कॉस्टिंग होने लगी। तो इस तरह से जो है सो आपको यहाँ पे इस चीज को दिखाया गया है। तो आपको मतलब कि ये बिजनेस मॉडल हो गया उनका, और ये जो है सो यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति को, हमारी सभ्यता और संस्कृति को तुम्हारे ऊपर राज करो और हमारी सभ्यता और संस्कृति की तुम रक्षा करना, ये सही नहीं है एक तरह से कहा जाए तो। लेकिन हम लोग जो है सो इस चीज को, या हमारा पूर्वज इस चीज को किया, तो कहीं ना कहीं जो है सो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि इतिहास जो है सो एक बहुत उबाऊ विषय है, लोगों को ऐसा लगता है, और इसमें ये माना जाता है कि लोग तारीख जो है डेट को लेके ज़्यादा वैल्यूएबल रहते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ डेट नहीं बताता है, और इस टाइप की जो धारणा है वो सही नहीं है।
तो हम आपको अभी बताए थे कि इतिहास को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला जो चीज़ है कि किस जगह पे वो घटना हुई है, तो उसको हमें एक वर्ड में, आज मान लीजिए कि आपको बैटल ऑफ द पानीपत है या पानीपत की लड़ाई है, तो ये हरियाणा के पास में एक पानीपत जगह वहाँ हुई है, बात खत्म हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, किस समय हुई टाइम याद कर लिए, बात खत्म हो गई। अब उस लड़ाई के पीछे का लॉजिक, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि मतलब कि ये जो है सो बहुत सब्जेक्टिव बात हो जाती है और इस पे फोकस करना चाहिए, तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी लोग। लेकिन जो हिस्ट्री का टीचर है वो यहाँ फोकस करता है और इसको छोड़ देता है। तो इसको जब छोड़ देता है तो ये चीजें उसको बोझी, बच्चे को ये चीजें बोझिल लगती है। अपन इसी पे फोकस करेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। तो अब टाइम का मतलब कि टाइम को हमें समझना होगा कि कोई घटना, मतलब कि अब मान लीजिए कि हमने आपको बोला कि जो टाइम है वो कभी जो है सो आपको 100 साल में, 100 साल का एक टाइम पीरियड है और कोई घटना जो है सो 10 दिन में हो जा रही है, तो 10 दिन में हो रही है वहाँ उसकी लॉजिक क्लियर है। लेकिन जो घटना 100 साल में हो रही है उसमें बहुत सारी लॉजिकल चीजें आते जाएगी, मतलब एक से ज्यादा लॉजिक वहाँ काम कर रहा है। अब यहाँ पे आता है कि कौन सी तारीख को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो लिखा है, तो यहाँ पे जो हर एक गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड जो है, उस टाइम में वो उसने क्या एक्टिविटी किया, उसको लोग जो है सो यहाँ पे वैल्यूएबल देते हैं या वैल्यू देते हैं। जैसे वारन हेस्टिंग्स हो गया या लॉर्ड माउंटबेटन हो गया या डलहौजी हो गया, उसने अपने जब यहाँ रहा तो उसने क्या किया था। तो गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल से तारीखों का एक तरह से कहा जाए तो लिखना पढ़ना शुरू किया जाता है। और यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन जो है सबसे लास्ट में वायसराय है, वहाँ तक इसका एक रिकॉर्ड हमें मिलता है। अब यहाँ पे हम जो समय है या अवधियों को कैसे तय करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है और इसको हमें और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको 1817 में एक स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक है, ठीक है, जेम्स मिल, ये जो है इसको एक भारत का इतिहास लिखने का एक बीड़ा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि तुम जो है सो एक इतिहास लिखो। तो अब यहाँ पे लॉजिक ये आता है कि आखिर में किसने दिया इसको लिखने के लिए, तो अंग्रेजों ने दिया। तो भारत का जो है सो एक तरह से ब्रिटिश इतिहासकार अगर भारत के बारे में कुछ लिख रहा है तो जाहिर सी बात है भारत की अच्छाइयों को छिपाएगा और अंग्रेज को प्रूव करेगा कि हाँ अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं वो सही है। तो ये हमारे लिए सही तो नहीं होगा ना, तो वो हमारे बारे में जो बातें कहेगा वो उतना सही नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस किताब में जो भारत के इतिहास को उन्होंने 3 कालखंड में बांट दिया है। उन्होंने पहला बांट दिया कि हिंदू, दूसरी मुस्लिम और तीसरी ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में उन्होंने बांट दिया। और इस कालखंडों का जो है सो निर्धारण जो किया गया, ज्यादातर लोगों ने इसको मान भी लिया, लेकिन ये सही नहीं था, या इस तरह से हमारा इतिहास नहीं है, या इस तरह से हमें इतिहास को पढ़ना नहीं चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक है, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ और वो गलत है, उसके पीछे का लॉजिक है कि अब यहाँ पे मिल को लगता था कि सारे एशिया की समाज और सभ्यता जो है सो यूरोप से पीछे है। उसका ये मानना था कि एशिया की सभ्यता यूरोप से पीछे है। तो अब इतिहास की उसकी जो समझदारी थी, तो अंग्रेजों ने जो उसको पट्टी पढ़ाया, उसने वो ऐसा वो लिख दिया। तो उसने बोल दिया कि हिंदू, मुसलमान और तनाशाह थे और तनाशाही राज चलता है, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, कोई लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं है, और चारों तरफ जो है सो केवल धर्म का और बैर का और जातिगत संबंध है, अंधविश्वास का बोलबाला है। मतलब वो जो सोच रहा है वो बात सही है। लेकिन जो आप हिंदू की सभ्यता की बात कर रहे हो, या हिंदू टाइम की बात कर रहे हो, मुस्लिम टाइम की बात कर रहे हो, या अंग्रेज टाइम की बात कर रहे हो, तो क्या दूसरे धर्म के लोग वहां पे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ना, और वो भी मतलब कि डोमिनेंट तरीके से कर रहे हैं। तो आप एक को कैसे दूसरे से कंप्रोमाइज नहीं करना होगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये बांटना ज्यादा सही नहीं दिखता है। अब यहाँ पे मिल की राय थी कि ब्रिटिश शासन जो है भारत की जो सभ्यता है उसको जो है सो सही राह पे ले जा सकता है, भारत के लोग उस लायक नहीं है। इसलिए जो है सो वो साबित करना ये चाह रहा था कि कैसे भी करके हम ब्रिटिश शासन को, जो इंडिया में ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, उसको साबित कर दिया जाए कि ये सही है। इस काम के लिए वो जाहिर सी बात है कि वो यूरोपीय आपको कला, शिष्टाचार, संस्थान, कानून, इसका वो पाठ पढ़ाएगा लोगों को कि भाई ये सही है और ये गलत है। तो इसके लिए, इससे जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो समस्या क्रिएट होना सही हो जाएगा। उसका मानना था कि अंग्रेज जो है मदद के बिना जो है सो आपको हिंदू समाज का प्रगति नहीं हो सकता है, या हिंदू समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये अंधकार का युग इंडिया में चल रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भारत कितना उसके पहले डेवलप था। मतलब कि आप जो होता है ना कि कम जानकारी लेकर के ज्यादा चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें समस्या होती है। मिल को यहाँ पे वही समस्या दिखती है, ये मिल्स है। अब यहाँ पे होता है कि अब हम लोग इसको काटेंगे और बोलेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की सभ्यता कह देना सही नहीं है, इतिहास को हिंदू और मुसलमान के
आंखों से देखना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मुसलमान के आंखों से देख रहे हो, उस चश्मे से देख रहे हो, तो उस टाइम पे हिंदू भी तो बहुत सारे हैं और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको क्या करोगे आप, नेग्लीफाई करोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। एक धर्म नहीं चल रहा, कई धर्म एक साथ चल रहे हैं, तो धर्म के आधार पे इतिहास को बांटना सही नहीं था, मिल का विचार, और इंडियन इतिहासकार बाद में इसको काटते हैं, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, अलग अलग धर्म के शासक होते थे और वो उस तरीके से व्यवहार करते थे, तो आप उसको इस तरह से नहीं बांट सकते इतिहास को। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि हम जो समय है उसको कैसे तय करें। जो मिल का वर्गीकरण है वो तो ज़्यादा सही नहीं है, तो फिर भारतीय इतिहासकार जो है वो बोलते हैं कि भाई मिल का वर्गीकरण सही नहीं है और जाति और धर्म के आधार पर इतिहास को बांटना सही नहीं है। तो हम लोग जो है सो हमारे इतिहासकार, हालांकि ये भी कंसेप्ट है फॉरेन से ही आया हुआ है, हम लोग बोल देते हैं कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, या एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो बांटा गया है ये पश्चिम से आई हुई चीजें थी, और इसमें आपको जो लॉजिक उन्होंने दिया इंडियन हिस्टोरियन ने जो इसको डिवाइड करने में, कि भाई इसमें विज्ञान को लिया गया है, तर्क को लिया गया है, लोकतंत्र को, मुक्ति को और समानता को आधार पर, क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, और उसके बाद में जो है सो ये चीजें विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता का अधिकार चारों तरफ फैला। तो इसी को आधार मान करके इंडियन इतिहासकार जो है सो प्राचीन समय, मध्यकालीन और आधुनिक काल में, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन में विज्ञान और तर्क कम है, मॉडर्न टाइम में विज्ञान और तर्क ज्यादा है, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता की बात की जा रही है, इसलिए उन्होंने इस चीज को डिवाइड किया है। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका मध्यकालीन समाज है, यहाँ पे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, मतलब जो आज है विशेषता वो पहले नहीं थी, इसलिए हम जो है सो इस विशेषता के आधार पे टाइम को हम डिवाइड कर रहे हैं, या हिस्ट्री को हम डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमारी सोच समझ नहीं है, ये भी आपको एक तरह से अंग्रेजों की ही सोच समझ थी, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा सही नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आती है कि हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज के शासन काल में समानता, स्वतंत्रता या जो है सो मुक्ति की उतनी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे उस चीज को लेकर के इतिहास को डिवाइड करना भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। अच्छा, यहाँ पे अब बहुत सारे इतिहासकार जो है सो औपनिवेशिक युग भी इसको कहते हैं, जो अंग्रेजों का टाइम पीरियड है उसको। अच्छा, औपनिवेश क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि उपनिवेश क्या होता है, कि जब एक देश दूसरे देश पे अपने कब्जा करता है, और कब्जा मतलब एक टाइप से नहीं, जैसे राजनीतिक कब्जा भी किया उसने, आर्थिक कब्जा भी किया, सामाजिक कब्जा भी किया, सांस्कृतिक कब्जा भी किया, तो इससे उस देश में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या किया कि अपना निवेश किया किसी दूसरे में, ये कब्जा करने के लिए फ्री में तो हो नहीं जाएगा, समझना, शब्दों का मीनिंग हमें समझना जरूरी है। कि आप मान लीजिए कि दूसरे देश पे कब्जा करेंगे, तो आप ऐसे में तो हो नहीं जाएगा, उसमें पैसा खर्च होगा। तो उपनिवेश मतलब पहले आपने निवेश किया और उसको जो है सो अपना जगह बना करके और फिर वहां से शोषण करना शुरू किया, तो इसको हम लोग उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश में जो आपको कब्जा जो किया जाता है वो राजनीतिक तरीके से भी किया जाता है, आर्थिक तरीके से भी, और सामाजिक और सांस्कृतिक, मतलब हर तरीके से वहां के लोगों को दबा दिया जाएगा और अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया जाएगा, तो इसको हम लोग उपनिवेश कहेंगे। अब यहाँ पे हम इतिहास को किस तरह से जानते हैं, अब यहाँ पे आता है कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आया है। तो इसके लिए बहुत सारे स्रोत हैं। तो हालांकि ओल्ड हिस्ट्री जो है या प्राचीन इतिहास है, उसके लिए जो लिखित इंस्क्रिप्शन है, जो पत्थरों पे लिखे गए हैं या ताम्र पत्र पे या भोजपत्र पे लिखे गए हैं, या जो है सो आपको अलग अलग पट्टियों पे लिखे गए हैं, उससे हमें पता चलता है। या उस टाइम पीरियड में कोई बाहर से हिस्टोरियन आया, जैसे आपको वेनसांग आया या फाहियान आया, या जितने लोग आए वो हमारे देश में रहे और यहाँ से लिख करके ले गए और फिर वो उनके देश में वो छपा, और वो रिकॉर्ड आज भी अवेलेबल है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारे देश का उस टाइम पे इतिहास क्या था। और एक वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि हम जो हमारे इतिहासकार जो बोल रहे हैं और ये जो लिख रहा है उसमें मैचिंग आ रहा है तो सही है, अगर मैचिंग नहीं आ रहा है तो उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री को देखने के लिए हम लोग प्रशासनिक अभिलेख देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुसलमानों के टाइम पे, मुस्लिम शासक के टाइम पे भी अभिलेख थे, और हमारे टाइम पे भी जो अंग्रेज थे उसके टाइम पे भी अभिलेख थे, या अभी भी वो अभिलेख जो है सो आपको हिस्ट्री के जो सर्वेक्षण रिकॉर्ड्स जो रखे जाते हैं, जिसको हम आर्चिव भी बोलते हैं, वहां पे इसको रखे गए हैं, तो उसको पढ़ने से भी आपको हिस्ट्री समझ में आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 1919 में आपको एक बहुत बड़ा कांड होता है भारत देश में, आपको याद होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 में ये आपको अभिलेखागार बनाया गया है, जो कि नई दिल्ली में हुआ, और इसको राष्ट्रीय संग्रहालय कहा गया। और अंग्रेज जितने भी चीजें कर रहे थे उसको इसमें संग्रहित कर रहे थे, रख रहे थे, और इसका उद्देश्य ये था
कि जो गलतियां होती है तो कौन से डिसीजन हम गलती कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे समझेंगे और फिर जो है सो वो रिपीट ना हो, इसलिए इसको किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सो ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय हो गया, अब लिखागार हो गया, और वायसराय जो उस टाइम पे हेड ऑफ द स्टेट थे भारत के, उनके निवास के आसपास ही इसको बनाया गया है। ठीक है, ताकि इससे संस्थानों को एक अच्छा खासा महत्व या वैल्यू समझ में आती है कि उसने अपने निवास के पास इसको बनवाया। अच्छा, उसके बाद में चूंकि भारत के इतिहास जब अंग्रेज आए तो सर्वे कराना चाह रहे थे ताकि कहाँ पे क्या है पता लगे और उस पर लगान वगैरह कैसे लगाया जाए। तो उसी टाइम पे ये शरीफे के वहाँ अंग्रेजों ने देखा ये नया तरीके का फल है, तो इसमें जो है सो आपको जो आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम की प्रचुरता ज़्यादा होती है, तो इसको मेंशन किया गया है। तो ये जो है सो अभिलेखागार में प्रेजेंट होगा, जिसके आधार पे एनसीईआरटी ने इसको इस पिक्चर को लिया है। यहाँ पे ये बंगाल के मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, मतलब कि जेम्स प्रिसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 की है। और ध्यान से देखिएगा तो अंग्रेज जो है सो लोगों से पूछ रहे हैं और इसमें अलग अलग उपकरण का भी यूज कर रहे हैं सर्वे करने के लिए, ताकि वो क्लियर पिक्चर और रूपरेखा तैयार कर पाए जमीनों का, और वो रेवेन्यू लैंड होगा या नॉन रेवेन्यू लैंड होगा उसके बारे में पता किया जा सके। उसके बाद में 1857 के विद्रोह का एक पिक्चर है यहाँ पे। तो बहुत सारे उस टाइम पे पिक्चरें बनी हैं और इससे चित्रकार की सोच का पता चलता है। तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकें की तस्वीर कई जगह दिखाई देती हैं, और नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूज खसोट में लगे हुए हैं। मतलब अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि इंडिया की जनता जो है वह विद्रोही है, लालची है, दुष्ट है, बेरहम है, और हमें उनको ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए, जबकि इसके उलट था, वो लोग ज्यादा मतलब कि अत्याचार कर रहे थे। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।